पहला सवाल संविधान के दर्शन से जुड़ा है। सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? और विकल्प हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 4। भाग 4 जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है, पर निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर अगर इन्हें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर संविधान में इन्हें रखने का मतलब ही क्या था? ये तो बस एक अच्छी सलाह की किताब जैसी बात हो गई है ना? ये सवाल बहुत अहम है। इन्हें रखने का मकसद था भारत को एक कल्याणकारी राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य देना। अच्छा। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास या कह सकते हैं एक जीपीएस की तरह है, जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे समान काम के लिए समान वेतन या पर्यावरण की रक्षा। ये खुद कानून नहीं है, पर ये कानून बनाने की प्रेरणा है। हाँ, कई बड़े कानून जैसे मनरेगा या शिक्षा का अधिकार इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित होकर बने हैं। अच्छा, तो ये तो हुई राज्य की जिम्मेदारियों की बात, लेकिन इस रिश्ते में नागरिकों की भी तो कोई भूमिका होगी। बिल्कुल, और यहीं से हमारा अगला सवाल जुड़ता है। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विकल्प हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ या डी फ्रांस। इसका जवाब है सी सोवियत संघ, यानी आज का रूस। और ये चुनाव अपने आप में एक वैचारिक बयान है। वो कैसे? वो क्या है कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इन्हें आपातकाल के बाद 1976 में जोड़ा गया। अच्छा। तो सोवियत संघ से प्रेरणा लेना एक दिलचस्प वैचारिक पसंद थी। उस दौर में पश्चिमी लोकतंत्र व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा केंद्रित थे, जबकि सोवियत मॉडल राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्य पर जोर देता था। तो क्या हमने एक तरह से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल। हमने व्यक्तिगत अधिकारों को तो मौलिक बनाया, लेकिन कर्तव्यों को एक नैतिक अनुस्मारक मतलब एक मॉरल रिमाइंडर के तौर पर जोड़ा। यह कहने के लिए कि आपका अधिकार समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। चलिए अब इन आदर्शों और कर्तव्यों से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश को चलाने वाली मशीनरी कैसे काम करती है। हमारा अगला सवाल संसद से जुड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जी, आपके विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के सदस्य या डी संसद। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब सी लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। हाँ, और ये प्रक्रिया सदन की अपनी स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी को दर्शाती है। सदन को चलाने वाला मुखिया कौन होगा, इसका फैसला कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं करते। सदन खुद अपना बॉस चुनता है। एकदम सही, सदन खुद अपना बॉस चुनता है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अक्सर तो सत्ताधारी पार्टी का ही उम्मीदवार अध्यक्ष बनता है, तो फिर उनकी निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होती है? ये संसदीय लोकतंत्र की एक क्लासिक दुविधा है। सैद्धांतिक रूप से अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा। उनकी पहली जवाबदेही सदन और संविधान के प्रति होती है। उन्हें हटाना भी बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए सदन के प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है। तो ये व्यवस्था उन्हें एक तरह की सुरक्षा देती है। ठीक है, तो सदन के अंदर की व्यवस्था अध्यक्ष के हाथ में है, लेकिन सरकार जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है उसकी जवाबदेही कौन तय करता है? हमारा अगला सवाल इसी पहरेदार से जुड़ा है। जी, सीएजी। हाँ, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी सर्वोच्च न्यायालय। इनकी नियुक्ति सी राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी को अक्सर जनता के पैसे का संरक्षक कहा जाता है। हाँ, मैंने सुना है ये। और ये पद बहुत शक्तिशाली है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इस पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। वो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होते। तो क्या उनका काम सिर्फ ये देखना है कि सरकार ने कहाँ-कहाँ पैसा खर्च किया? एक तरह से अकाउंटेंट का काम? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। सीएजी की असली ताकत उनकी रिपोर्ट में होती है। अच्छा। वो सिर्फ हिसाब किताब की गलतियां नहीं पकड़ते, बल्कि परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं। मतलब वे ये भी देखते हैं कि सरकारी योजनाओं पर खर्च हुआ पैसा अपना लक्ष्य पूरा कर भी पाया है या नहीं। तो हमने सदन चलाने वाले और सरकारी खर्च पर नजर रखने वाले को देख लिया। अब उस संस्था की बात करते हैं जो इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है, यानी चुनाव आयोग। जी। सवाल है, भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ सही जवाब है बी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इनकी निष्पक्षता को संविधान कैसे सुनिश्चित करता है? सबसे बड़ी गारंटी है उनके कार्यकाल की सुरक्षा। मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। अच्छा। उन्हें हटाने की प्रक्रिया उतनी सख्त है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। ये सुरक्षा उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से बचाती है। अभी तक हमने व्यवस्था के सामान्य कामकाज को समझा, लेकिन क्या होता है जब देश पर कोई असाधारण संकट आ जाए? हमारा अगला पड़ाव इस स्थिति पर है। आपातकाल। हाँ, सवाल है,
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण लगाया जा सकता है? ए, युद्ध, बी, बाहरी आक्रमण, सी, सशस्त्र विद्रोह या डी, उपरोक्त सभी? बिल्कुल। इसका जवाब है डी, उपरोक्त सभी। संविधान का अनुच्छेद 352 इन तीनों ही गंभीर स्थितियों में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सशस्त्र विद्रोह शब्द में छिपी है। पहले इसकी जगह आंतरिक गड़बड़ी शब्द हुआ करता था, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यह बदलाव बहुत बड़ा था। आंतरिक गड़बड़ी एक बहुत ही अस्पष्ट और व्यापक शब्द था जिसका 1975 में दुरुपयोग हुआ था। 44वें संशोधन के जरिए इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ संविधान केंद्र को आपातकाल में इतनी ज्यादा शक्तियां देता है, वहीं सामान्य स्थितियों में वो शक्तियों के बंटवारे पर जोर देता है। हाँ, संघीय व्यवस्था। और यही हमारे अगले सवाल का केंद्र है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए, अमेरिका, बी, कनाडा, सी, ऑस्ट्रेलिया या डी, आयरलैंड? संघीय व्यवस्था की जो मूल प्रेरणा है वो हमने ए, अमेरिका से ली है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। लेकिन हमने अमेरिकी मॉडल को हूबहू कॉपी नहीं किया है। तो भारतीय संघवाद में क्या खास है? इसे ऐसे समझिए, देश की रक्षा, विदेश नीति, रेलवे जैसे मुद्दे केंद्र सरकार के पास हैं, वहीं पुलिस, खेती, स्वास्थ्य जैसे विषय राज्यों के पास हैं। लेकिन भारत में केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, खासकर आपातकाल या वित्तीय मामलों में। इसलिए विशेषज्ञ इसे अर्ध संघीय यानी क्वाजी फेडरल कहते हैं। संविधान में इतनी जटिल व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समाज तो हमेशा बदलता रहता है। तो क्या ये दस्तावेज भी खुद को समय के साथ बदल सकता है? बिल्कुल। संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? जी, अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 370 या डी अनुच्छेद 352? ये शक्ति मिलती है बी अनुच्छेद 368 से। अनुच्छेद 368? हाँ, ये अनुच्छेद हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि जो नियम 1950 में सही थे, जरूरी नहीं कि वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हों। और इसी बदलने की शक्ति का एक सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए, इसी से जुड़ा है पंचायती राज। जी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? विकल्प हैं 42वां, 44वां, 73वां या 74वां संशोधन। ये ऐतिहासिक बदलाव आया सी 73वें संशोधन से, जो 1992 में पारित हुआ। इसने भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी। इसने जमीनी स्तर पर ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया? इससे पहले पंचायतें राज्यों की दया पर थीं। 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अच्छा, मतलब अब ये एक विकल्प नहीं, बल्कि राज्यों की संवैधानिक मजबूरी बन गया कि वे नियमित चुनाव कराएं, आरक्षण दें और उन्हें शक्तियां और फंड भी दें। और शहरों के लिए भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, बिल्कुल। भारत में नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? विकल्प हैं 72वां, 73वां, 74वां या 75वां। ये था सी 74 संशोधन। आप इसे 73 में का शहरी जुड़वा भाई कह सकते हैं। हाँ, अच्छा। जहां 73वां संशोधन ग्रामीण भारत की बात करता है, वहीं 74वां संशोधन शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां देता है। तो इन सवालों के माध्यम से हमने संविधान के कई अहम पहलुओं को छुआ, शासन के दर्शन से लेकर उसकी मशीनरी और जमीनी स्तर पर उसकी पहुंच तक।